हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं 21 से लेकर 23 तक की ये पूरी वीडियो। क्या है ये? करंट अफेयर्स। केंद्रीय वित्त मंत्री आज पेश करेंगी बजट। पीएम मोदी ने कहा यह विकसित भारत के सपने की आधारशिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंगलवार को संसद में लगातार अपना 7वां बजट पेश करेंगी। यह बजट 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा। सुबह 11 बजे मोदी 3.0 का पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे मोदी 3.0 का पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सुबह 9 बजे बजट बनाने वाली मंत्रालय की टीम के साथ वित्त मंत्री का फोटो सेशन होगा। इसके बाद सीतारमण बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगी। इस बजट से देश के मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। बजट की पूर्ण संध्या पर पीएम मोदी ने यह बात कही है। यह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 72 समझौता ज्ञापनों पर किए हस्ताक्षर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों को ठोस लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न विकलांगता क्षेत्रों में विभिन्न स्टार्टअप और निजी संगठनों के साथ DEPWD के बीच 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में DEPWD दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत कई संस्थान विकलांग व्यक्तियों के जीवन को आसान बनाने के लिए कम लागत पर देश के भीतर उपयोगी उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। पीएम मोदी 26 जुलाई को कारगिल युद्ध की रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को लद्दाख में कारगिल युद्ध की रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी युद्ध स्मारक पर युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान पीएम उनके परिजनों से मुलाकात कर बातचीत भी करेंगे। गौरतलब है कि 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के रजत जयंती मनाने के लिए भव्य समारोह 24 से 26 जुलाई तक द्रास में आयोजित किया जाएगा। रजत जयंती समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के शामिल होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा नामांकन में 2015 के मुकाबले 2022 में 26.5% की वृद्धि। आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात कही गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन ने वित्त वर्ष 2015 के मुकाबले 2022 में 26.5% की वृद्धि की है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। इसमें बताया गया कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में तृतीयक और स्कूल के बाद की शिक्षा शामिल है ने पिछले 8 वर्षों में कुल नामांकन में तेजी के साथ साथ नामांकन इक्विटी में वृद्धि देखी है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वित्त वर्ष 2022 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 4.1 करोड़ और वित्त वर्ष 2015 में 3.42 करोड़ था। उत्तराखंड सावन के पहले सोमवार को केदारनाथ में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण मास की शुरुआत आज से हो गई है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को तीर्थ नगरी उत्तराखंड के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान शिव के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ है। बाबा केदार के जलाभिषेक के लिए भक्त लाइन में लगे हुए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC अध्यक्ष अजय ने बताया कि इस यात्रा वर्ष अभी तक 10,62,000 से अधिक तीर्थयात्री श्री केदारनाथ धाम के दर्शन को पहुंच चुके हैं। मई जून में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भगवान केदारनाथ के दर्शन को पहुंचे। बारिश के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में प्रत्येक वर्ष की भांति गिरावट देखी गई, लेकिन यात्रा गतिमान रही। आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस रद्द। रेलवे ने कहा लौटाया जाएगा किराया। बांग्लादेश में कोटा विरोधी आंदोलन के कारण भारी अशांति फैली हुई है। अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। इसी बीच भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली कुछ ट्रेनों को कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने बताया कि इन रद्द की गई ट्रेनों के टिकट के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। रेलवे के अनुसार संचालन संबंधी कारणों से कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। 13,108 कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस
13,160 ढाका कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस और 13,109 कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस की कुछ तिथियों में एक एक ट्रिप रद्द होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 केंद्र सरकार के प्रयासों और आरबीआई के उपायों से खुदरा महंगाई को 5.4% पर प्राप्त है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार 22 जुलाई को वित्त वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में कहा कि महामारी और भू राजनीतिक तनावों के बावजूद केंद्र सरकार के समय पर नीतिगत दखल और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मूल्य स्थिरता उपायों ने खुदरा महंगाई को 5.4% बनाए रखने की में मदद की है। वित्त मंत्री 23 जुलाई मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 24-25 पेश करेंगी। आज वित्त मंत्री सीतारमण ने बहुप्रशिक्षित केंद्रीय बजट 24-25 पेश करने से पहले लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उन्होंने कहा कि अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू वृद्धि चालकों ने वित्त वर्ष 23-24 में आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया है। सर्वेक्षण में कहा गया कि भारतीय वित्तीय सेक्टर का आउटलुक उज्ज्वल रहेगा। सर्वेक्षण के मुताबिक पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और निजी निवेश में निरंतर गति से पूंजी निर्माण वृद्धि को बढ़ावा मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 सालाना लगभग 78.51 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत, प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए भी दिए गए सुझाव। 2023-24 के बजट के एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सोमवार को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में बताया गया कि भारत का कार्यबल लगभग 56.5 करोड़ है, जिसमें से 45% से अधिक कृषि में, 11.4% विनिर्माण में, 28.9% सेवाओं में, 13% निर्माण कार्यरत है। बेरोजगारी दर में गिरावट। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी पिछले 6 वर्षों में बढ़ रही है और बेरोजगारी दर में गिरावट आ रही है। सर्वेक्षण ने पिछले 6 वर्षों में भारतीय श्रम बाजार संकेतकों में सुधार पर प्रकाश डाला, जिसमें 22-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई। महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 6 वर्षों से बढ़ी। सर्वेक्षण में कहा गया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महामारी के बाद रोजगार में सुधार हुआ है। इसमें कहा गया कि महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 6 वर्षों में बढ़ रही है। 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गई, जो मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से प्रेरित है। सर्विस सेक्टर और कंस्ट्रक्शन एरिया रोजगार देने में आगे। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के लिए सरकार के प्रयासों के बीच सर्वेक्षण में कहा गया कि सर्विस सेक्टर एक प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता बना हुआ है, जबकि कंस्ट्रक्शन एरिया हाल ही में प्रमुखता से उभर रहा है। बढ़ती आबादी के बीच रोजगार क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए सर्वेक्षण ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गैर कृषि क्षेत्र में सालाना लगभग 78.51 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। आर्थिक गतिविधियों में एआई हो रही प्रचलित। पिछले 5 वर्षों में ईपीएफओ के तहत 2 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है, जो औपचारिक रोजगार में स्वास्थ्य वृद्धि का संकेत है। एआई पर सर्वेक्षण ने कहा कि चूंकि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में एआई अधिक प्रचलित हो रही है, इसलिए सामूहिक कल्याण की दिशा में तकनीकी विकल्पों को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। नियोक्ताओं को प्रौद्योगिकी और लेबर को तैनात करने में संतुलन बनाना चाहिए। महिलाओं की श्रम शक्ति दर को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। नीतिगत फोकस के प्रमुख क्षेत्र हैं। अमृतकाल के लिए विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। निजी निवेश को बढ़ावा देने पर जानबूझकर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। दूसरे, भारत के मित्तल स्टैंड एमएसएमई का विकास और विस्तार एक रणनीतिक प्राथमिकता है। तीसरे, भविष्य के विकास के इंजन के रूप में कृषि की क्षमता को पहचानना चाहिए और नीतिगत बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। भारत में हरित संक्रमण के वित्त पोषण को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। पांचवें, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना होगा। भारत की प्रगति को बनाए रखने और तेज करने के लिए राज्य की क्षमता और योग्यता का केंद्रित निर्माण आवश्यक है। सर्वेक्षण के अनुसार मध्यम अवधि में अगर हम पिछले दशक में किए गए संरचनात्मक सुधारों पर काम करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर आधार पर 7% से अधिक की दर से बढ़ सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौतों की आवश्यकता है।
राजौरी में सेना के शिविर पर हमला, सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश का किया नाकाम। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गुंदा इलाके में सोमवार 22 जुलाई सुबह आतंकवादियों ने सेना के शिविर पर हमला कर दिया। राजौरी में सुरक्षा बलों ने सेना की चौकी पर हमला करने की आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया। वहीं इस हमले में एक जवान के घायल होने की सूचना है। इस दौरान कुछ देर के लिए हुई गोलाबारी में एक आतंकवादी मारा गया, साथ ही एक नागरिक के हताहत होने की सूचना मिली है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में मिला जुला कारोबार। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए थे, जिसका असर सोमवार को ग्लोबल मार्केट पर देखने को मिल रहा है। हालांकि एशियाई बाजारों में आज मिला जुला कारोबार होता नजर आ रहा है। एशिया के 9 बाजारों में से 5 के सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि 3 सूचकांक हरे निशान में आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत के श्रेष्ठ प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री ने हर्ष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल करने पर हर्ष व्यक्त किया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बेहद खुशी और गर्व की बात है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ चौथे स्थान पर आया है। हमारा दल 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक को लेकर आया है। यह उपलब्धि कई अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी और गणित को और भी अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद करेगी। ईपीएफओ ने मई महीने में रिकॉर्ड 19.5 लाख सदस्य जोड़े। 58% से अधिक की उम्र 18 से 25 वर्ष। कर्मचारी भविष्य निधि फंड ईपीएफओ ने मई महीने में शुद्ध रूप से नेट रिकॉर्ड 19.50 लाख सदस्यों को जोड़ा है। मई में जोड़े गए कुल नए सदस्यों में से 58% से अधिक 18 से 25 आयु वर्ग के हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि मई में शुद्ध रूप से रिकॉर्ड 19.50 लाख सदस्य जोड़े गए हैं। ये संख्या सालाना आधार पर मई 2023 की तुलना में 19.62% ज़्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक मई 2024 के दौरान करीब 9.85 लाख नए सदस्यों ने नामांकन कराया है। अप्रैल 2023-24 के मुकाबले नए सदस्यों में 10.96% की वृद्धि हुई, जबकि सालाना आधार पर इसमें 11.5% की वृद्धि हुई है। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष मनोज सोनी का इस्तीफा, व्यक्तिगत कारणों का दिया हवाला। और इसी के साथ क्या हो जाता है,